हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी पोइम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद होने ही चाहिए, जो हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो रिलेटेड पोइम के। अगर कोई भी पोइम आ जाती है तो उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कलेक्ट किए मैंने, जो हर क्वेश्चन में चलेंगे, हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हो अगर और कुछ उसके बारे में ना आता हो, एग्जैक्ट आंसर आपको पता ना हो तो। क्योंकि क्वेश्चन हमें खाली नहीं छोड़ के आना होता है, अटैम्प्ट जरूर करना होता है, और जब अटैम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ लिखना है, तो कम से कम ये चीज़ें आप याद रख लेना। ओके, शुरू करते हैं। अपने पहली पोइम वाली है आवर कैजुरिना ट्री। तो सबसे पहले मैं तो पोइम की थीम पता होनी चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन में भी चलेगी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में भी चलेगी, छोटे क्वेश्चन में भी चलेगी अगर थीम लिख देते हो तो कैजुरिना ट्री है, द कैजुरिना ट्री इन टोरू दत्स हाउस गार्डन इज़ वेरी मजेस्टिक। बहुत ही मजेस्टिक है, बहुत ही शानदार है, सुंदर है। ए क्रीपर विंड्स राउंड्स इट्स ट्रंक। तो वो जो कैजुरिना ट्री है जो टोरू दत्त के हाउस गार्डन में लगा हुआ है, उसके चारों ओर एक क्रीपर लिपटी हुई है। विंड्स राउंड का मतलब लिपटी हुई है उसके तने के। इट हैज़ बंचेज ऑफ डीप रेड फ्लावर्स। अब उस कैजुरिना ट्री के बंचेज हैं, शाखाएं हैं, गुच्छे हैं किसके? डीप रेड फ्लावर्स के, यानी उसके रेड फ्लावर्स लगते हैं। याद रखना आपको। द होल डे द बर्ड्स एंड बी गैदर देयर। उस पेड़ के चारों ओर, उसके ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं बर्ड्स और बी, यानी पक्षी और मधुमक्खियाँ पूरे दिन इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे। द पोइट लुक्स एट दिस ट्री विद ग्रेट डिलाइट। पोइट जो है टोरू दत्त, वो इस पेड़ की ओर बड़ी ही खुशी से देखती है। तो ये पोइम एक यादगार है। ये कैजुरिना ट्री उसको याद आता है बचपन में, ये कैजुरिना ट्री के साथ इन्होंने बहुत टाइम बिताया, इनके हाउस गार्डन में था, बहुत खेले हैं इसकी छाँव के अंदर, इन्जॉय किया हुआ है। अब जब वो इस पेड़ से दूर रह रही है तो उसको ये याद आता है। तो इस तरह की एक रिमिनिसेंट पोइम है ये। इन विंटर सीजन ए ग्रेट बिग मंकी सिट्स ऑन द टॉप ऑफ दिस ट्री। सर्दियों में इसके टॉप पर, बिल्कुल ऊपर, एक बड़ा सा मंकी बैठता है। ही सिट्स लाइक ए स्टेचू। तो वो जब ऊपर ऊपर बैठ जाता है ना, और जब हरकत नहीं करता है तो ऐसा लगता है कि कोई स्टेचू है, कोई मूर्ति है इसकी, बंदर की। बबून बोला उसको, एक बबून एक टाइप का बंदर होता है। एट द डॉन द कुकूज हेल द डे। और सुबह सुबह, डॉन होता है सुबह का समय, जब पौ फटती है, जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, तो उस समय कुकूज दिन का स्वागत करती हैं चहचहा करके। हेल द डे का मतलब दिन का स्वागत करती है। द कैजुरिना ट्री इज़ वेरी डियर टू द सोल ऑफ द पोइटेस। अब वो मेन मुद्दे पर आती है कि कैजुरिना ट्री का पहले तो वर्णन कर देती है उसकी सुंदरता का, भव्यता का, उसके मनोरम दृश्य का, उससे जुड़ी हुई यादों का। उसके बाद में वो यादों पर आती है तो कहती, वो जो बताती है हमें कि वो कितना उसका प्रिय रहा है कैजुरिना ट्री। उसकी सुंदरता के लिए नहीं, क्योंकि उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हैं, इसलिए वो उसका प्रिय है। तो वो उसकी पोइटेस की सोल के लिए बड़ा प्रिय है। दे यूज टू प्ले अंडर दिस ट्री। द पोइटेस हैज़ इंटेंस फीलिंग फॉर दिस ट्री फॉर द सेक ऑफ हर स्वीट कंपेनियंस हर ब्रदर अबजू एंड हर एल्डर सिस्टर अरू। तो यहाँ ये बात आ जाती है, मेन मुद्दा आ जाता है, मेन थीम आ जाती है कि वो इसकी छाँव के अंदर खेला करते थे। दे यूज टू प्ले अंडर दिस ट्री एंड पोइटस हैज़ इंटेंस फीलिंग फॉर दिस ट्री। और इस ट्री के लिए पोइटस की इंटेंस फीलिंग है, गहरी फीलिंग्स हैं। फॉर द सेक ऑफ हर स्वीट कंपेनियन, कारण पेड़ के प्रति क्यों है फीलिंग? क्योंकि उसकी फीलिंग अबजू के प्रति भी है और अपनी सिस्टर अरू के प्रति भी है। तो इसके साथ वो खेली कर बड़ी हुई है। अबजू और अरू अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो कैजुरिना ट्री के बहाने उसको अबजू और अरू की यादें आती हैं जो कैजुरिना ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। बोथ हैव डाइड नाउ, दोनों मर चुके हैं। सी हैज़ वेरी स्वीट एसोसिएशन विद हिस्ट्री। तो उसका हिस्ट्री से बड़ा ही स्वीट एसोसिएशन है इस कैजुरिना ट्री की हिस्ट्री के साथ। दिस ट्री इज़ मिक्सड विद द मेमोरीज ऑफ हर डेड ब्रदर एंड सिस्टर। अब क्योंकि ये जो ट्री है ये उसके डेड ब्रदर और सिस्टर की मेमोरीज के साथ मिक्स हुआ है, इसलिए इसको प्रिय है। शी हियर्स द सैड मर्मर ऑफ द ट्री। तो जब वो बाहर रहती है, जहाँ फ्रांस और इटली के अंदर समुद्र के किनारे रहती है, तो समुद्र के किनारों की लहरें जो हैं, उसका शोर उसी कैजुरिना ट्री के शोर की याद दिलाता है। कैजुरिना ट्री का शोर होता था जब जब उसके अंदर पक्षी चहचहाते थे, शोर मचाते थे, तो ये वैसी सी मरमर आती थी जैसे वो लहरों के टकराने की आवाज़ आ रही है। तो वो उसको दूर देश ले जाती है। अब वो इंडिया को छोड़ करके बाहर रहने लग गई है, और फिर इसको कैजुरिना ट्री याद आता है अपने देश का। दिस मरमर इज़ द लेमेंट ऑफ द कैजुरिना ट्री। अब वो जो मरमर है जो अब वो सुन रही है फ्रांस और इटली के शोर पे, लहरों के टकराने का, वो उसको कैजुरिना ट्री के मरमर की याद दिलाता है। और वो मरमर ऐसा लगता है जैसे कि कैजुरिना ट्री का लेमेंट है, कैजुरिना ट्री रो रहा है,
उनकी डेथ पे, उसके ब्रदर और सिस्टर की डेथ पे। तो ये स्वभाव होता है ना इंसान का कि हर चीज़ को अपने इमोशन के साथ जोड़ देता है। जैसा उसकी फीलिंग होती है वैसा ही नेचर के दृश्यों को अपने इमोशन से जोड़ देता है। अगर आदमी दुखी होता है तो उसको लगता है आसमान रो रहा है तो उसके आंसू गिर रहे हैं, अगर खुश होता है तो रोमांटिक बहुत मूड हो जाता है उसका। तो यही चीज़ उसने पोइटेस ने भी यहाँ की है। शी हैज़ हर्ड द वेलिंग साउंड ऑफ द ट्री इन डिस्टेंट कंट्रीज ऑफ फ्रांस एंड इटली। ये बता दिया गया पहले कि फ्रांस और इटली में उसने ये वेलिंग साउंड सुनी है। वेलिंग साउंड का मतलब ये विलाप सुना है। शी विशेज दैट व्हेन शी डाइज आफ्टर हर डेथ द कैजुलना ट्री बी काउंटेड अमंग इमॉर्टल ट्रीज। अब वो एक काम और करना चाहती है। बहुत सारे ग्रेटेस्ट पोइट्स रहे हैं, उन्होंने अपनी कविताओं के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को अमर बनाया है। वो चाहती है कि वो अपनी कविता के थ्रू इस कैजुलना ट्री को अमर बना दे, क्योंकि जब वो मर जाए तो कैजुलना ट्री जो है वो इमॉर्टल ट्रीज़ के अंदर काउंट किया जाए, अमर पेड़ों के अंदर काउंट किया जाए, लाइक द ट्रीज इन बोरोडेल। तो बोरोडेल एक और कविता है जिसको शायद वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, कंफर्म नहीं है, बता दूंगा बाद में। तो बोरोडेल एक कविता है जिसके अंदर उसने एक पेड़ को अमर कर दिया। बोरोडेल एक पेड़ ही था, तो वो कहती है बोरोडेल की तरह मैं भी इस पेड़ को अमर कर देना चाहती हूँ। शी सेज दैट ऑल्दो हर सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द ट्री मे बी वीक बट शी विशेज दैट हर लव फॉर द ट्री वुड सेव इट फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स। आगे वो एक बात ये कहती है कि जो वो इसने पोइम लिखी है, जो ये गाना लिखा है ट्री की सम्मान में, ट्री के ऑनर में, वो हो सकता है कि अच्छा ना हो सकता है वो कमज़ोर हो, स्टैंडर्ड का ना हो, परंतु वो विश करती है कि जो उसका जो लव है उस पेड़ के प्रति, वो उसको ओब्लिवियन कर्स से बचा ले, कि लोग उसको भूल ना जाए। ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, कर्स का मतलब श्राप, कहीं विस्मृति इसको श्राप ना दे दे, कहीं लोग उसको भूल ना जाए, इस चीज़ से वो बचा ले। शी विशेज टू इमॉर्टलाइज द ट्री बाय राइटिंग ए पोइम इन इट्स ऑनर। तो वो इस ट्री को एक कविता लिख करके इसके सम्मान में इमोर्टलाइज करना चाहती है। वो चाहती है कि इसके सम्मान में एक कविता लिख दूं और वो कविता पीढ़ियों द्वारा पढ़ी जाए और वो ट्री कभी मरे नहीं, लोगों की यादों में ज़िंदा रहे, जैसे अभी तक हम इसको पढ़ रहे हैं। तो वास्तव में वो इमोर्टल हो चुका है। आगे है इस पोइम का स्ट्रक्चर जो पूछा जाता है कई बार। तो 11 लाइन स्टेंजाज हैं इसके अंदर, यानी एक स्टेंजा में 11 लाइन्स हैं। इन दिस पोइम आएगा यहाँ पे। द राइम स्कीम यूज्ड इज ABBA CDDC EEE। तो ये राइम स्कीम याद रखनी है। हर स्टेंजा के अंदर 11 लाइन है और स्टेंजा की राइम स्कीम ये है ABBA CDDC EEE। और इस तरह 11 लाइनों के 5 स्टेंजा हैं। इन स्टेंजा मूड इज़ डिफरेंट, हर स्टेंजा में मूड अलग अलग है। जैसे शुरुआत करती है कैजुलना ट्री की मजेस्टिक फीचर्स के बारे में बता करके, उसकी भव्यता की, उसकी सुंदरता के बारे में बता के, और बाद में उसका मूड चेंज होता होता कैजुलना ट्री को इमोर्टलाइज करने पर आ जाता है। द पोइम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए मास्टरी ऑफ लैंग्वेज एंड द मीटर शी हैज़ यूज्ड एप्ट एंड विविड इमेजरी। ये लाइन हर पोइम में चलेगी। हर पोइम की खासियत होती है कि उसमें लैंग्वेज की मास्टरी शो होती है, इसमें भी है। और मीटर और जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं पोइट, वो एप्ट और विविड तो होता ही है, विविड इमेजरी होती है, और एप्ट यानी एकदम उचित होता है। ये बात हर किसी पोइम में आप लिख सकते हो, किसी भी पोइम में। ओके, नेक्स्ट पोइम आ जाती है इकोलॉजी, रामानुजन की लिखी हुई। इज टेकन फ्रॉम रामानुजन 3rd वॉल्यूम ऑफ द पोइम सेकंड साइट। ये याद रख सकते हो आप। सेकंड साइट एक वॉल्यूम है, कविताओं का एक संग्रह है, उसमें रामानुजन की पोइम का संग्रह है, उसमें से इकोलॉजी ली गई है। द स्पीकर इज़ पोइट हिमसेल्फ। तो वक्ता इसमें पोइट खुद है, वो भी अपनी बात बता रहा है। द पोइट प्रेजेंट्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमनिस्टिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू। तो यहाँ पे पोइट दो तरह के व्यूज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। दो दृष्टिकोण होते हैं हमारे। एक दृष्टिकोण तो है ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण। दूसरा है बायोसेंट्रिक दृष्टिकोण, जो पर्यावरणवादी दृष्टिकोण है। वो इसमें एक पेड़ है जिसके पेड़ से कुछ ऐसी खुशबू आती है उसके फूलों से कि उसकी माँ को माइग्रेन हो जाता है। अब माँ को इतनी तकलीफ़ होती है उस पेड़ से, तो कवि चाहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए। ये हो गया मानवतावादी दृष्टिकोण, क्योंकि कवि अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, इंसान के बारे में सोच रहा है। लेकिन माँ उस पेड़ को काटने नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी नज़र में वो पेड़ पवित्र है। भले ही उसके लिए सिर दर्द का कारण है, लेकिन वो उसको एक ब्लेसिंग मानती है अपने लिए। तो ये हो गया बायोसेंट्रिक व्यू, उसकी माँ परेशान होकर भी पेड़ को नहीं काटना देना चाहती, तो वो पर्यावरण की रक्षा कर रही है एक तरह से। तो ये बायोसेंट्रिक व्यू हो गया। इन दोनों व्यूज़ का यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। द राइटर प्लान्स टू कट द चंपक ट्री विच गिव्स माइग्रेन फॉर हिज मदर। तो राइटर है जो, वो तो चाहता है कि चंपक ट्री को काट दिया जाए क्योंकि वो मदर को माइग्रेन देता है। बट द मदर डज नॉट अलाउ हिम टू कट द ट्री। परंतु माँ उसको अलाउ नहीं करती है। दिस शोज़ द बायोसेंट्रिक व्यू ऑफ द मदर। तो ये मदर का बायोसेंट्रिक व्यू है। The poet is angry because his mother has severe attack of migraine which is caused by the fragrance of the pollen of the flower of the red champak tree every time it blooms. तो पोइट एंग्री है इस बात से,
एंग्री है वो पेड़ से, कि उस पेड़ पर हमेशा ऐसे फूल आते हैं जिसकी फ्रेगरेंस से, और उसके जो उसके पोलन है, उसके फ्लावर्स के पोलन होते हैं परागकण उसके फ्लावर के, वो हर जब भी खिलते हैं तो उसकी मदर को माइग्रेन का अटैक दे देते हैं। ये लाइन थोड़ी सी हार्ड रहेगी, आप इसको इजी कर सकते हो। द पोइट इज़ एंग्री बिकॉज हिज मदर हैज़ सीवियर अटैक ऑफ माइग्रेन बाय, यहाँ पे माइग्रेन के बाद बाय लगा करके, बाय द फ्लावर्स ऑफ द रेड चंपक ट्री, इतना लिख सकते हो साहब। अगर ये लाइन मुश्किल लगे तो बाकी कोशिश कर लेना याद करने की। द पोइट इज़ एंग्री बिकॉज हिज मदर हैज़ सीवियर अटैक्स ऑफ माइग्रेन बिकॉज ऑफ द फ्लावर ऑफ द रेड चंपक ट्री, ऐसे लिख सकते हो, या बाय द फ्लावर ऑफ द रेड चंपक ट्री। एवरी टाइम इट ब्लूम्स, जब भी यह पौधा खिलता है। इवन द डोर्स ऑफ द स्पीकर्स हाउस कैन नॉट प्रिवेंट द स्ट्रॉन्ग स्मेल, और उन फूलों की इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि उसके घर की दीवारें दरवाजे भी उस स्मेल को घर के अंदर आने से रोक नहीं सकते। द लविंग सन डिसाइड्स टू कट डाउन द ट्री, तो वो जो बेटा है वो उस पेड़ को काटने की कोशिश करता है, डिसाइड करता है, बट ही इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो बाय हिज मदर, परंतु उसकी माँ उसको मना कर देती है, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से वो जो ट्री है वो सेक्रेड है, वो ट्री पवित्र है। एज इट हैज़ बीन फर्टिलाइज्ड बाय द ड्रॉपिंग्स ऑफ द पासिंग बर्ड बाय चांस, क्योंकि इस पेड़ की जो बीज है वो एक पासिंग बर्ड की ड्रॉपिंग से आया था। कोई उनके घर के ऊपर से कोई पक्षी उड़ के जा रहा था, उसने उड़ते उड़ते ड्रॉपिंग कर दी, बीट कर दी, उस बीट के अंदर वो बीज था, तो वो फर्टिलाइज हो गया। अब उसकी माँ को ये लगता है कि तो भगवान का आशीर्वाद है, इसको नहीं काटना चाहिए, ये पवित्र है। द ट्री प्रोवाइड्स मैनी फ्लावर्स टू बी ऑफर्ड टू हर गॉड्स, और उसके साथ साथ वो जो पेड़ है बहुत सारे फूल देता है जो पूजा के काम आते हैं, जो भगवान को ऑफ़र करने के काम में आते हैं। सो शी लव्स द ट्री सो मच, तो वो इतना प्यार करती है उस ट्री को, दैट शी डजेंट वांट टू कट इट, कि वो उसको काटने नहीं देना चाहती, एंड वांट्स टू प्रोटेक्ट इट, और वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया ह्यूमनिस्टिक व्यू का और बायोसेंट्रिक व्यू का, याद रख लेना। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, आपको इसकी थीम पता होनी चाहिए। पोइम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। द पोइम ईच स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन, 3 लाइन के स्टेंजा हैं। द ओनली एक्सेप्शन बीइंग द लास्ट स्टेंजा विच कंसिस्ट ओनली 2 लाइन, और लास्ट स्टेंजा है वो एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, उसमें 2 ही लाइनें हैं। द पोइट हैज़ यूज्ड द राइट वर्ड एट राइट प्लेस, ये हर पोइम में चलेगी लाइन। हर पोइम में पोइट जो है वो सही जगह पर सही शब्द का यूज़ करते हैं। द पोइम कैन बी रेड एज सिंगल सेंटेंस, ये पोइम एक पूरा एक सेंटेंस ही है, इसमें फुल स्टॉप लास्ट में मिलता है हमें। द मेजर इन द पोइम इज़ नॉट वर्दी, वी हैव ए पिक्चर ऑफ द रेड चंपक ट्रीज, रेड आएगा, विद रेड फ्लावर सॉन्ग एंड देयर, सॉन्ग नहीं आएगा, फ्लावर एंड देयर फ्रेगरेंस। तो पोइम में इमेजरी है वो नॉट वर्दी है। इमेजरी का मतलब होता है राइटर अपने शब्दों से हमें कोई चीज़ दिखवा सकता है, कोई फील करवा सकता है, टच करवा सकता है, स्मेल करवा सकता है, इस चीज़ को इमेजरी कहते हैं। तो ये इस पोइम में इमेजरी बहुत अच्छी है, हमें लगता है कि पेड़ हमारे सामने खड़ा है, उसकी खुशबू भी हम ले पाते हैं, ऐसा लगता है। वी हैव द पिक्चर ऑफ मदर फ्लैशिंग हर टेम्पर, और हमें हमारे सामने एक ऐसी माँ का चित्र भी उभर के सामने आ रहा है जिसका जो टेम्पर है वो फ्लैश कर रहा है, यानी जिसका सर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द कर रहा है। इस तरह की हमारे सामने पिक्चर बन जाती है, इस तरह से वो वर्णन करता है। अगला पोइम आ जाती है हमारी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसकी थीम क्या है? द पोइम वाज पब्लिश्ड इन द एग्जैक्ट नेम इन 1965 में पब्लिश हुई है, और नज़ीम इज़किल इसके राइटर हैं, शायद लिखा नहीं है। द पोइम शोज़ डीप ह्यूमन इंटरेस्ट, और इसमें भी ह्यूमन इंटरेस्ट शो होता है। ह्यूमन इंटरेस्ट का मतलब मानव का हित शो होता है। नज़ीम इज़किल है इसकी पोइट का नाम, याद रखना आपको। नरेटर रिमेंबर्स द नाइट व्हेन हिज मदर वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। इसमें एक ऐसी घटना है जिसमें पोइट की माँ को बिच्छू काट जाता है। अब बिच्छू काट जाता है तो पोइम की माँ को बड़ा दर्द होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई अंधविश्वासी लोग होते हैं, टोने टोटके भी करते हैं। उसका बाप जो होता है वो रेशनल होता है, तार्किक होता है, वो उसकी दवाई वगैरह लगाता है, लेकिन माँ जो है दर्द से तड़पती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही ख़ास बात ये होती है कि माँ दर्द से तड़प रही है, लेकिन फिर भी उसको एक बात की संतुष्टि है कि बिच्छू आया तो सही, लेकिन उसने मेरे को काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो ये माँ का ह्यूमनिस्टिक व्यू है अपने बच्चों के प्रति, कि इस तरह से माँ दर्द में भी इस बात से संतुष्ट है कि उसके बच्चे बच गए, बस यही है इसमें। तो एक स्कॉर्पियन उसको स्टंग कर देता है, काट लेता है। इट वॉज रेनी डे होता है, बरसात हो रही होती है। एंड आफ्टर सम टाइम द पीजेंट्स ऑफ नेबरहुड केम टू द नरेटर्स हाउस। तो जब काट जाता है तो थोड़ी देर बाद जो आसपास के पीजेंट्स होते हैं, जो किसान होते हैं पड़ोस के, वो नरेटर के हाउस में आते हैं। दे बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेते हैं वो। दे सर्च फॉर द स्कॉर्पियन इन कैंडल लाइट्स,
वो मोमबत्तियों की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं। दे कंटिन्यूड प्रेइंग ओवर हर मदर इन देयर ओन वेज, तो वो सभी अपने अपने तरीके से उसकी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो जाए। द नरेटर्स मदर कंटिन्यूड ग्रोनिंग इन पेन, तो नरेटर की माँ जो है वो बेचारी दर्द से कराहती रहती है। द नरेटर्स फादर वाज ए रैशनलिस्ट पर्सन, नरेटर का फादर एक रैशनलिस्ट पर्सन था, यानी तार्किक व्यक्ति था, यानी अंधविश्वासों से दूर रहने वाला व्यक्ति था। ही डिडंट बिलीव इन व्हाट द पीजेंट सैड एंड प्रेड, उसको कोई भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इनकी दुआओं से कोई असर हो जाएगा, इनके टोने टोटकों से कुछ असर हो जाएगा। ए होली मैन केम एंड ही परफॉर्म सम ट्रिक्स टू कंटेन द पॉइजन, तभी एक कोई साधु आता है, वो भी ट्रिक करता है, कुछ ट्रिक का मतलब है अपने जादू दिखाता है या अपनी चमत्कारिक शक्तियाँ दिखा के उस पॉइजन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। बट द मदर ओनली सैड, माँ का बस एक ही कहना है, गॉड वाज टू बी थैंक, कि भगवान का शुक्र है, किस बात के लिए? द स्कॉर्पियन हैड बिटन हर ओनली, बिटन की स्पेलिंग गलत है, BITTEN आएगा, कि उसकी स्कॉर्पियन ने सिर्फ उसी को काटा, एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को स्पेयर कर दिया यानी छोड़ दिया। दिस शोज़, या गलत आ गया, द मदर्स कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन, तो इससे हमें पता लगता है कि माँ को अपने बच्चों की कितनी फिक्र होती है। तो इस पोइम की जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। पहली फीचर है, द पोइम वाज पब्लिश इन द एग्जैक्ट नेम इन 1965 में इसी नाम से हुई थी ये। द पोइम डिपिक्ट्स ए कॉमन इंडियन सिचुएशन, ये कॉमन इंडियन सिचुएशन है उस समय की, गरीब होते थे लोग तो ऐसे ही घर होते थे, कीड़े मकोड़े आ जाते थे। इट इज़ ए पोइम ऑफ मैटरनल लव एंड अफेक्शन, और ख़ास बात यह है कि मैटरनल लव दिखाया गया, माँ का प्यार और स्नेह। द पोइम प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इलिटरेट पीजेंट्स एंड रैशनलिस्ट फादर, इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है किस तरह से तार्किक व्यक्ति जो होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो अंधविश्वासों से दूर रहते हैं। तो इलिटरेट थे पीजेंट्स और किसान, उसका बाप जो था वो रैशनलिस्ट था। द पोइट हैज़ यूज्ड ए लूज फ्री वर्स स्ट्रक्चर, LOOSC आएगा इसमें, तो इसमें फ्री वर्स स्ट्रक्चर है। फ्री वर्स का मतलब है कोई राइम नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई लाइनों की लंबाई फिक्स नहीं है। द क्लाइमैक्स इज़ इन द लास्ट 3 लाइन्स इज़ मेमोरेबल, क्लाइमैक्स यादगार है, जिसमें माँ ये कहती है कि मेरे को छोड़ दी, मेरे को काट लिया, बच्चों को छोड़ दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक पोइम है, बड़ी अच्छी पोइम है, नस्ल भेद पर है, रेसिज्म पर है। तो ये पोइम लिखी गई है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का मतलब आई और माई और मी, इस तरह मेरा मेरा यूज़ किया जाता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। इट शोज़ द प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड अपॉन रेस, तो इस पोइम में ये बताया गया कि किस तरह से नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर पक्षपात होता है और भेदभाव होता है। इट शोज़ द डिटेरियोरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, और ये भी दिखाता है कि किस तरह से मानवीय मूल्यों का पतन हो गया है। मानवीय मूल्य यानी रंग के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं, तो ये पतन ही तो है। इसमें एक अफ्रीकन आदमी होता है, वो एक अंग्रेज़ औरत से, वाइट लेडी से टेलीफोन पर बात कर रहा होता है, उसको एक अपार्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब वो लेडी उस पूछती है कि तुम कौन से कलर के हो, तुम गोरे हो या काले हो, तो वो कहता है कि मैं तो काला हूँ। ऐसा कहते ही लेडी के तेवर बदल जाते हैं, वो उसको मना कर देती है, मना तो नहीं करती, वो चुप हो जाती है। तो इसलिए समझ जाता है कि ये मुझे मेरे रंग की वजह से कमरा किराए पे नहीं देना चाहती है। अफ्रीकन मैन इज़ द स्पीकर इन द पोइम, तो इसमें आदमी जो है वो अफ्रीकन है। ही इज़ टॉकिंग टू ए लैंड लेडी ऑन टेलीफोन, वो एक लैंड लेडी से बात कर रहा है। द मैन इज़ सर्चिंग फॉर ए हाउस ऑन रेंट, वो आदमी एक घर ढूंढ रहा होता है किराए के लिए। एवरीथिंग वॉज फाइन अनटिल ही कन्फेस्ड हिज रेस, सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक कि वो अपनी रेस को कन्फेस नहीं करता, यानी अपनी नस्ल नहीं बता देता। आफ्टर दिस देयर वाज अटर साइलेंस, जैसे वो उसको बताता है ना कि मैं अफ्रीकन हूँ, ब्लैक अफ्रीकन हूँ, तो तब एकदम चुप्पी छा जाती है। द साइलेंस वाज इल मैनर्ड, वो साइलेंस इल मैनर्ड होती है, यानी वो मैनर वाली नहीं होती बात, ऐसे चुप नहीं होना चाहिए। देन शी आस्क्ड वेदर ही वाज डार्क और लाइट डार्क, फिर वो उसका रंग पूछती है, वो पता लगाना चाहती है कि वास्तव में कितना डार्क है। तो ये बड़ा ही गलत बिहेवियर है उसका। दिस बिहेवियर ऑफ द लेडी वाज कम्प्लीटली इनटॉलरेबल, तो उस बिहेवियर को हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। द पर्सन वाज शॉक्ड, तो ये आदमी जो है शॉक्ड हो जाता है, बड़ा झटका लगता है उसको। ही कुडंट बिलीव दैट दिस मच रेसिज्म स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, उसको ये लगता है कि इतना रेसिज्म हो सकता है, इतना नस्ल भेद हो सकता है सोसाइटी में, उसको विश्वास नहीं होता। तो फीचर्स क्या हैं इस पोइम की? वोल सोइनिका की लिखी हुई है, राइटर तो याद होना ही चाहिए। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और मी और माई इस तरह के वर्ड का यूज़ किया गया है। और रेसिस्ट पर अटैक है ये, स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन रेसिस्ट मेंटेलिटी।
नस्लीय जो मानसिकता है उस पर अटैक है। द पोइट इज़ सैटिरिकल इन द पोइम, इसमें सैटिरिकल है, वो व्यंग्यात्मक भाषा यूज की है। द पोइट हैज़ यूज इमेजरी स्किलफुली, पोइट ने इमेजरी को बड़े अच्छी तरह से यूज़ किया है। द मेंटल इमेज ऑफ द वुमन हैज़ बीन शोन बाय द वर्ड्स लिपस्टिक कोटेड गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप। तो यहाँ पे उस औरत के बारे में बताया गया है, हालांकि औरत को उसने देखा तो नहीं है, पर वो इमेजिन कर रहा है कि वो औरत देखने में कैसी होगी। उसने लिपस्टिक लगाया होगा, गोल्ड रोल्ड सिगरेट होगी उसके मुंह के अंदर, यानी वो धनवान औरत होगी काफ़ी। और आगे वाली इमेजेस जो दिखाई हैं, रेड एवरीवेयर, एक पोइम में एक लाइन आती है कि उसको हर जगह रेड ही रेड दिखता है उस आदमी को। द इमेजरी ऑफ द ह्यूज बस स्क्वेल्चिंग द ब्लैक टार इज सिम्बॉलिक ऑफ हाउ द डोमिनेंट वाइट कम्युनिटी ट्रीट्स दोज बिलोंगिंग टू द माइनर ब्लैक वन। एक इसमें बीच में ये भी एक लाइन आती है जिसमें उसको वो देखता है ब्लैक पर्सन एक बस को टार को कुचलते हुए, लुक को कुचलते हुए सड़क के। तो ये सिंबल है कि किस तरह से जो डोमिनेंट लोग जो होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, कुचल देते हैं छोटे लोगों को। आयरनी बड़े अच्छे से यूज़ की गई है। व्हेन ही सेज सेल्फ कन्फेस देयर इज़ आयरनी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप याद रख लेना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। एक और पोइम है हमारे पास, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, उसकी थीम क्या है। इन दिस पोइम पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर देयर इज़ ऑथर रिकॉलिंग अबाउट हिज ग्लोरियस चाइल्डहुड इन कश्मीर। तो ये एक पोइम है जो आगा शाहिद अली है उसने लिखी है। वो कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन कश्मीर के हालात ख़राब हो जाने से वो अमेरिका चला जाता है, अमेरिका में बस जाता है, लेकिन उसका दिल कश्मीर में ही है। जब भी कश्मीर से कोई चिट्ठी आती है तो उसके दिल में कश्मीर की यादें ताज़ा हो जाती है। वो कश्मीर जाना चाहता है पर जा नहीं सकता है अभी। वो ये कहता है कि ये पोस्ट कार्ड जो आते हैं ना कश्मीर से, बस यही मेरे लिए अब कश्मीर है, मेरे लिए कश्मीर बस एक पोस्ट कार्ड में सिमट के रह गया है, इतना छोटा हो गया है कश्मीर मेरे लिए। He has received a postcard from his native land Kashmir. After getting this postcard, he reaches back to the golden days of Kashmir. तो उसको जब एक पोस्ट कार्ड मिलता है तो वो कश्मीर के गोल्डन डेज पर वापस चला जाता है, जो अच्छे दिन थे कश्मीर के। The writer considers Kashmir his home, but now he is living away from Kashmir in United States of America. तो यहाँ रह रहा है अभी वो, पहले तो कश्मीर रहता था। सो ही मिसेज इज कश्मीर वेरी मच, तो मिस करता है वो उसको। ही फील्स हिमसेल्फ एज एन आउटसाइडर इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर वो आउटसाइडर फील करता है, क्योंकि अमेरिका में चले जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारे जैसे तो होते नहीं हैं, कितने भी वहाँ के परमानेंट नागरिक बन जाओ, एक परायपन की भावना रहती है वहाँ। ही थिंक्स टू गो बैक टू कश्मीर अगेन, वापस जाना भी चाहता है कश्मीर में, बट एट दैट मोमेंट ही रिजेक्ट्स बिकॉज ही थिंक्स दैट कश्मीर वुड हैव बीन चेंज्ड ए लॉट नाउ। परंतु वो उसी क्षण उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कश्मीर अब रहने लायक नहीं रहा, वैसा नहीं रहा जैसा उसको छोड़ के आया था। द पोएम इज़ ए पार्ट ऑफ हिज बुक द हाफ इंच हिमालय। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पोएम है एक हाफ इंच हिमालय एक बुक है, उसका पार्ट है ये पोएम। एंड द नरेटर बिलीव्स दैट द पोस्ट कार्ड दैट ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज होम एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट ही विल एवर टू बी होम। तो नरेटर को लगता है कि ये जो पोस्ट कार्ड उसको कश्मीर से आया है ना, बस कश्मीर के इतना ही नज़दीक हो सकता है वो। कश्मीर एक्चुअल में तो वो जा नहीं सकता है, पोस्ट कार्ड ही आ सकते हैं उसके कश्मीर के, इससे ज़्यादा नज़दीक पहुंच ही नहीं सकता कश्मीर के वो, क्योंकि पुराने टाइम में फ़ोन तो थे नहीं, इस तरह की वीडियो कॉलिंग वगैरह सिस्टम तो था नहीं कोई, चिट्ठी पत्री से ही संपर्क होता था। द नरेटर एक्सपीरियंस 3 ट्रिब्यूलेशंस, उसके 3 प्रॉब्लम्स हैं, 3 ट्रिब्यूलेशंस हैं। द रिपेंटेंस ऑफ हैविंग लेफ्ट हिज होम, एक तो ये कि उसको घर छोड़ना पड़ा, वो पश्चाताप है। द डिनाइल ऑफ फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, और उसको आउटसाइडर होने का फीलिंग आती है, बार बार उसको डिनाई करता है कि नहीं मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, लेकिन है तो सही वो। टू एक्सेप्ट कश्मीर एज इट इज़ इन प्रेजेंट, और कश्मीर को वो आज की सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि कश्मीर क्या से क्या हो गया है। द कश्मीर ऑफ हिज इमेजिनेशन हैज़ वैनिश्ड नाउ, उसकी कल्पनाओं का कश्मीर तो अब ख़त्म हो चुका है। तो कश्मीर इसकी अपने देख लेते हैं थोड़ी सी फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स। The postcard from Kashmir poem is written by Aga Shahid Ali. The poem has been taken from his book Half Inch Himalayas. ये सब हो चुका है। The postcard here becomes metaphor for Kashmir. तो यहाँ पे पोस्ट कार्ड ही कश्मीर बन जाता है, इसको कह देते हैं हम पोस्ट कार्ड, मेटाफर बन गया कश्मीर का। नॉस्टैल्जिया फॉर द मदरलैंड इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम को एक वाक्य में बोलना हो तो वो ये है कि नॉस्टैल्जिया फॉर द मदरलैंड, की मदरलैंड के प्रति यादगार। द पोइट इज सीकिंग क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, और एक दूसरी थीम ये भी है कि इसमें कभी अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है कि वो क्या है। अमेरिका में आके अमेरिकन तो वो है नहीं है, तो वो कश्मीरी है तो कश्मीर में नहीं रह पा रहा है, ये प्रॉब्लम फेस करता है वो। ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद अच्छा लगा होगा आपको ये लेसन।
अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गुड बाय।